नागरिक शास्त्र पाठ 2 संघवाद। शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में मुझे समझ में नहीं आ रहा। सत्ता की साझेदारी का एक सामान्य रूप है। इसे सामान्यतः संघवाद कहा जाता है। संघवाद के कारण ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अलग अलग क्षेत्रों का साथ रहना और गतिशील रहना संभव हो पाता है। संघवाद क्या है? संघ व्यवस्था में शक्ति विकेंद्रित होती है, अर्थात इसमें शक्ति किसी एक स्थान या किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती। इसमें शक्ति कई इकाइयों में विभक्त होती है। संघीय व्यवस्था में 2 स्तरीय सरकारें कार्य करती हैं। पहले स्तर की सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है। इसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। दूसरे स्तर की सरकार राज्य या प्रांतों के लिए होती है। यह सरकार दैनिक कार्यों को देखती है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से भिन्न होती है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय व स्थानीय शासन अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था तथा एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। संघीय शासन व्यवस्था में इस शासन के अंतर्गत 2 स्तरों पर सरकारें होती हैं। दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में इस शासन के अंतर्गत शासन का एक ही स्तर होता है। राज्य सरकारें उसके अधीन रहकर कार्य करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकारों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं। एकात्मक शासन में राज्य सरकारों को अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में संघ और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का बंटवारा होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में विषयों का बंटवारा नहीं होता। संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होती हैं। एकात्मक शासन में राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार होती हैं। संघीय शासन व्यवस्था तथा एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण लिया जा सकता है। बेल्जियम में सन 1993 में संविधान में संशोधन किया गया और प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। नई स्थिति में प्रांतीय या राज्य की सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं थीं। पहले भी बेल्जियम में प्रांतीय सरकारें थीं, लेकिन उन्हें संवैधानिक अधिकार न के बराबर थे। जो अधिकार प्राप्त थे उन्हें कभी भी केंद्र सरकार वापस ले सकती थी। सन 1993 के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई। बेल्जियम ने पूरी तरह से संघीय व्यवस्था को अपना लिया। श्रीलंका में लोकतंत्र होने के बावजूद व्यवहारिक रूप से एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। वहाँ समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के अधीन हैं। विश्व के 192 देशों में केवल 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। विश्व के अधिकांश बड़े देश संघीय शासन व्यवस्था वाले हैं। इन देशों में विश्व की 40% जनसंख्या रहती है। भारत जैसे देशों के सम्मिलन से नहीं बना है। भारत देश राज्यों के सम्मिलन से नहीं बना है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। अभी तो यह कनाडा की तर्ज पर बना है। यहाँ पर देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए अनेक राज्यों में बांटा गया है। अतः इसको यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, न कि फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में संघ शासन का आविर्भाव उन प्रांतों को स्वायत्तता देने से हुआ जो अंग्रेजों के समय में एकात्मक राज्य के अधीन प्रदेश थे। भारत के राज्य स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते थे, अपितु केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शासन चलाते हैं। इसलिए भारत की शासन व्यवस्था को कभी संघात्मक तो कभी एकात्मक माना जाता है। वास्तव में भारत के संविधान का बहिरंग संघात्मक, किंतु उसका अंतरंग या
आत्मा एकात्मक है। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य भी कहा जाता है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। संघीय शासन व्यवस्था में कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं जो शासन की व्यवस्था को व्यापक स्वरूप प्रदान करती हैं। नंबर 1, सरकार के 2 या अधिक स्तर। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न संबंधित इकाइयों के मध्य बंट जाती है। सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है एवं दूसरी सरकार राज्य स्तर की होती है। भारत में सरकार का तीसरा स्तर स्थानीय स्वशासन भी है। दोहरे उद्देश्य। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य सन्निहित होते हैं। एक ओर जहां क्षेत्रीय विभिन्नताओं का पूर्ण सम्मान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा की जाती है। नागरिक समूह एक पर अधिकार अलग अलग। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन आदि का उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। सुदृढ़ संविधान। संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले दम पर नहीं बदल सकती। बदलाव दोनों स्तर की सरकारों, केंद्र व राज्य की सहमति से ही हो सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से उल्लिखित होते हैं। संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व एवं अधिकार की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है। न्यायालयों के सर्वोच्च अधिकार। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के मध्य अधिकारों से संबंधित विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निर्वहन करता है। वित्तीय स्वायत्तता। संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने हेतु विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के भिन्न भिन्न स्रोत निर्धारित किए गए हैं। संघीय शासन व्यवस्था का गठन। संघीय शासन व्यवस्था के गठन एवं उसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच आपसी सहमति हो और एक दूसरे पर पूरा भरोसा हो। संघीय शासन व्यवस्थाओं का सामान्यतः 2 तरीके से गठन होता है। पहला, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। इसमें स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान भी बनाए रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार के संघीय व्यवस्था वाले देशों में सामान्यतः प्रांतों को समान अधिकार प्राप्त होता है और वे केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। दूसरा, बड़े देश अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करते हैं और उनके बीच सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। भारत, बेल्जियम और स्पेन आदि देश इसके उदाहरण हैं। इस व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। सामान्यतः इस व्यवस्था में प्रांतीय राज्य सरकारों को समान अधिकार प्राप्त किए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में किसी राज्य को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं।